नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मजबूती की तरफ लगातार बढ़ती होगी। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको यदि हमारे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो में यदि थोड़ा भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो तो लाइक करें और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल जो है वो थोड़ा सा आप लोग ज़रूर थोड़ा सा क्या करें, बढ़ाएं, ताकि इससे मुझको थोड़ी सी जब हमारा मोटिवेशन हो जाता है तो हम थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और उससे आप लोगों को ही फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि खंजन नयन के रचनाकार कौन है, ये पहला प्रश्न है और आप लोग इसको आसानी से यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाता है कि भीष्म साहनी है कि अमृता प्रीतम है या फिर मोहन राकेश या फिर अमृतलाल नागर। कौन सा आंसर होता है सही? तो यहाँ पे अमृतलाल नागर यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, जो इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें इन्होंने सूरदास जी के जीवन चरित्र के ऊपर इसमें इन्होंने कुछ यहाँ पे प्रकाश डाला है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की नारी पात्र है? यहाँ पे हो जाता है कि वो चारुचंद लेख की है कि अनामदास का पोथा से है या फिर पुरनवा से या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा से। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है। निपुणिका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक नारी पात्र है और उसमें एक और नारी पात्र की बात चलती है तो भट्टनी हो जाती है उसकी नारी पात्र, और एक पुरुष की तो वहाँ पे प्रमुख जो है वो बाण भट्ट हो जाता है। अगला है यहाँ पे प्रश्न की गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा कि इसमें सिलिया नाम है कि झुनिया या फिर सोना या फिर धनिया। तो यहाँ पे सोना आंसर सही हो जाता है। और उसमें हीरा जो है, जो गोदान में होरी की बेटियां हैं उसमें दो बेटियां हैं उनके, तो एक का नाम सोना है और दूसरी का नाम वहाँ पे रूपा हो जाता है। गोबर भी इसी का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जबकि झुनिया धनिया ये सारी जो हैं उसी की पात्र मानी जाती हैं। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे हो जाएगा प्रेमचंद हैं, अखिलेश श्रीवास्तव हैं या फिर बेताल भट्ट या फिर आशा पूर्णा देवी। यहाँ पे बेताल भट्ट आंसर सही हो जाता है। अगला है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? हो जाता है यहाँ पे कि ये प्रेमचंद का है या फिर बंकिम चंद का या फिर शरद चंद का या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। यहाँ पे आंसर किस पे आधारित ये उपन्यास है? तो यहाँ पे शरद चंद जी का ये जीवन पर आधारित ये उपन्यास हो जाता है। किसने लिखा है? तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? यहाँ प्रेमाश्रय, गबन, गोदान या फिर निर्मला। तो गोदान का ये पात्र माना जाता है गोबर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कुल्ली भाट उपन्यास किसका है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्रेमचंद का है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है कि भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र का है। यहाँ पे आंसर हो जाता है कि कुल्ली भाट जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यदि इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में देखा जाता है तो प्रभावती, अलका, अप्सरा, इनके कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? हो जाता है कि यहाँ बाबू देवकी नंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, लज्जा राम मेहता हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सरकटी लाश और जासूसी की बात जब आती है तो यहाँ पे गोपाल राम गहमरी आंसर सही हो जाता है। इनके ज़्यादातर उपन्यास इसी प्रकार जासूसी से जुड़े हुए मतलब उपन्यासों को इन्होंने लिखने का प्रयास यहाँ पे किया है। हमारी यात्रा वृत्ताकार के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो भगवान दास शर्मा हो जाएंगे, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल। यहाँ पे लोचन प्रसाद पांडे आंसर सही हो जाता है। ये हमारी यात्रा के वृत्ताकार यहाँ पे माने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने गौरा गाय संस्मरण किस पर लिखा है? यहाँ पे हो जाता है कि उन्होंने गिलहरी पर लिखा है कि गाय पर या फिर हिरनी या फिर कुतिया के ऊपर किस पे उन्होंने लिखा है? तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो उनका एक संस्मरण है हमारा परिवार, उन्होंने जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए जो पशु पक्षी हैं उनको उन्होंने पाल रखा है, उनका अलग अलग नाम उन्होंने रखा है। और वहाँ पे जो गौरा है वो गाय से, उसका गाय जो है उसका नाम गौरा है। कुतिया का नाम उन्होंने नीलू रखा है, गिलहरी का नाम उन्होंने गिल्लू रखा है, जबकि हिरणी जो है उसका नाम सोना उन्होंने रखा है। अगला यहाँ पे है कि हिंदी समाचार पत्र 1826 में कहाँ से प्रकाशित होता है? यहाँ पे हो जाता है दिल्ली से होता है, बम्बई से या फिर कोलकाता या फिर मद्रास से। तो 1926 में उदंत मार्तंड जो अखबार है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये कोलकाता से यहाँ पे हो जाता है। ये पहला समाचार पत्र यहाँ पे माना जाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये स्रोत भाषा है कि लक्ष्य भाषा है या फिर मानक भाषा या फिर माध्यम भाषा। तो यहाँ पे आंसर ए सही हो जाता है, स्रोत भाषा के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि
हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये 15 अगस्त 1947 में, 30 जनवरी 1948 में, 14 अगस्त सितंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो सी आंसर यहाँ पे 1949, यहाँ पे 14 सितंबर आंसर सही हो जाता है। इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रजभाषा हिंदी किस उपनाम के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत यहाँ पे आती है? आंसर हो जाएगा कि ये पहाड़ी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसको यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा? तो ये यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे अवधी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी या फिर जयपुरी या फिर बघेली। कौन सा आंसर हो जाता है सही? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो जयपुरी जो है ये नहीं आती है, जबकि और भाषाएं यहाँ पे सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसको रखा गया है। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो हम अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, आरोह कहते हैं, अवरोह कहते हैं, आरोह कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अनुतान या फिर सुरलहरी भी इसको कही जाती है। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं उसके उच्चारण में जो भी टाइम लगता है, जो समय होता है, जिसको हम उतार चढ़ाव के माध्यम से बोलते हैं, तो उसी को हम अनुतान या फिर उसको क्या कहते हैं? सुरलहरी भी कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यहाँ पे हो जाएगा कि वो महाप्राण है कि अल्प प्राण, या उच्छिप्त या फिर अनुनासिक, कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे का हो गया, उसके बाद खा हो गया, यहाँ पे गा हो गया, यहाँ पे घा हो गया, यहाँ पे अंगा हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 3 हो गया, ये 4, ये फिर यहाँ 5 हो जाता है। तो यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, तो यहाँ पे दूसरा चौथा पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाता है और ये हो जाता है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। हम इसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि कहाँ से, जैसे हम का उच्चारण करेंगे तो कम समय लगेगा, खा का उच्चारण करेंगे ज़्यादा, गा, उसके बाद घा, क्योंकि इसको जब बोलते हैं, बोलने से ही पता चल जाता है कि इसमें मतलब ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण यहाँ पे है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये संपृक्त ध्वनि है कि युग्मज है कि संयुक्त है या फिर द्वितीय है। तो साथियों, इसको जो थोड़ा इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको देख करके घबराएं नहीं, क्योंकि प्रश्न का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी पढ़ने की आदत अब डालिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो आसान पूछे जाते थे, पहले पूछे जाते थे, लेकिन जब अब इंटरव्यू शुरू हो गया है तो वहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको देख करके घबराना नहीं है, बल्कि इसमें क्या करना है, घुस जाना है जी जान लगा करके। ये बिल्कुल आसान है और बहुत आसानी से आपको याद भी हो सकता है। ये यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी 2 भाषाएं, मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, उसका समावेश स्वर में नहीं किया, ना स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है। तो ये कहाँ होती, ये कौन सी ध्वनि है? ये ए हो जाता है, सी या फिर बी या फिर डी, कौन सा हो जाता है? तो ये यहाँ पे जो अंग और आहा, ये है जो ये अयोग वाह के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, पंक्ति में कौन सा रस है? विभत्स है, अद्भुत है, रौद्र है या फिर वीर है? यहाँ पे ये विभत्स रस यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हो जाता है इसमें कि ये भयानक का है कि विभत्स का है, भक्ति का है, शांत का है, किसका है? तो ये शांति का यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव की बात चली है तो ये क्रोध हो जाएगा, भय, उत्साह, विस्मय, यहाँ पे उत्साह आंसर सही हो जाता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा यहाँ पे अलंकार हो जाएगा? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे श्लेष है या रूपक है या उपमा है या फिर अनुप्रास है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये सुवर्ण जो है इसमें कई सारे जो अर्थ होते हैं वो छुपा हुआ है। जैसे देखा जाता है तो एक जो सुवर्ण है उसका यहाँ पे अर्थ हो जाता है कि एक सुवर्ण का अर्थ हो जाता है सुंदर वर्ण, और एक का अर्थ हो जाता है मतलब कि सुवर्ण अर्थात गौर वर्ण की स्त्री, और एक का हो जाता है सुवर्ण अर्थात सोना। तो यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे आंसर श्लेष सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर उपमा अलंकार होता है, क्या हो जाता है वो?
यहाँ पे हो जाएगा कि ये अनुपमा हो जाएगा, लोपतमा हो जाएगा, या उपमा या फिर पूर्णोपमा, कौन सा हो जाता है? यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही, क्योंकि जब किसी एक अंग का मतलब जब लोप हो जाता है तो वहाँ पे लुप्तमा अलंकार सही हो जाता है। अगला है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे रूपक हो जाता है, उपमा हो जाएगा, अनुप्रास या फिर यमक, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है सही। अगला है कि छंद के विषम चरण में 13 और सम में 11 मात्राएं किसमें होती हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें दोहे में होती हैं कि हरिगीतिका या फिर सोरठा या फिर रोला। तो यहाँ पे जब 13 और 11 की बात होती है तो दोहा सही हो जाता है, लेकिन जब 11 और 13 की बात होती है तो यहाँ पे सोरठा सही हो जाता है। अगला है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो ये सवैया ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो सवैया एक मात्रिक छंद है, ये यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि ये मात्रिक ना हो करके ये वर्णिक छंद के अंतर्गत यहाँ पे इसको रखा गया है। और इसके चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, सही है। सुंदर सवैया का एक प्रमुख भेद है, ब्रज भाषा में बहुप्रचलित छंद है, बिल्कुल ये तीनों आंसर एकदम बिल्कुल हो जाते हैं सही। हरिगीतिका छंद में यदि कितनी मात्राओं पे होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 14-14 पे या 18-10 पे या फिर यहाँ पे 16 और 12 पे या फिर 12 और 16 पे। तो हरिगीतिका में किसने जो है उस पे यहाँ पे माना गया है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है हरिगीतिका में 16 और 12 पे यति यहाँ पे माना गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि व्यवहार संधि का कैसे संधि विच्छेद यहाँ पे होगा। यहाँ हो जाएगा कि इसमें ए सही है, बी सही है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है सही? तो व्यवहार जो होता है ये इसका देखा जाता है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। अगला है कि सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा साव प्लस धान, सा प्लस वधान या फिर सा प्लस अवधान या फिर सा प्लस आधान अवधान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही? हो जाएगा इसमें कि सा प्लस अवधान, ये यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ये महत परत ऋषि, महान प्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि या फिर महर प्लस ऋषि, कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पे सही? तो यहाँ पे हो जाएगा महा प्लस ऋषि, यहाँ पे ये आंसर हो जाता है सही सी। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि अनुप्रास में कौन सा समास, अनुरूप में यहाँ पे कौन सा समास है? तो यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव, कौन सा यहाँ पे हो जाता है? तो अनुरूप के अनुसार यदि अनु उपसर्ग आगे यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब उपसर्ग आगे प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे अव्ययी भाव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आमरण में कौन सा समास है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव की द्वंद्व या फिर द्विगु, तो यहाँ पे भी देखा जाता है तो कौन सा यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, तो आ अव्यय का यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे आगे ये किया गया है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव का प्रयोग, यहाँ अव्ययी भाव समास सही हो जाता है। अगला है कि आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो सकता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संकट से मुंह फेरना, कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, कि विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, कि आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो यहाँ पे जो बी आंसर ये है यहाँ पे हो जाता है सही, कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये यहाँ पे हो जाता है कि आंधी आवे बैठ गवावे। तो यहाँ पे उन विद्यार्थियों के लिए भी एक चेतावनी हो जाती है जो ये कहते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा पढ़ने का जो है काम शुरू करेंगे, अभी से क्या पढ़ना सब भूल जाता। ऐसा नहीं रहता है। जब आप अभी से तैयारी किए रहते हैं तो आप उसमें केवल आपको रिवीजन करना रहेगा, और लेकिन जब आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे कि आयोग का गठन हो रहा है, अभी जब वो हो जाएगा उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो आप पढ़ने वालों से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो हमेशा यहाँ पे बिल्कुल अपनी तैयारी के लिए सजग रहें, क्योंकि आप जब ये इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तब तक वहाँ पढ़ के सब लोग बहुत ज़्यादा आगे आपसे निकल जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को थोड़ा जो है करते रहें, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है कि किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुमूल वस्तु को नष्ट करने वाला, उपयुक्त जगह दे रहने वाला, या फिर अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, या ज्ञान का दुश्मन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होता है? किताब का कीड़ा मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला।
तो बहुत अधिक पढ़ने वाला, ये यहाँ पे सी आंसर हो जाता है सही। अगला है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है कि सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कच्चा कान का कच्चा होना। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि जो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है कि सारा भेद जो है वो उसको बता देना। ये आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या फिर प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है कि जो प्रतीत, प्रतिमान तथा प्रतिबिंब सभी क्या हैं, तत्सम हैं। जबकि जो यहाँ पे प्रतीत लिखा हुआ है ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे तद्भव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उल्लास है, उच्छ्वास है, निश्वास है, उज्वास है। यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है, कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उजास जो यहाँ पे ये डी आंसर हो जाता है सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये यहाँ पे हो जाएगा कि किशन है, कि कटि है, कि कर्क है या फिर कृषकाय है। यहाँ पे कृष्ण हो जाता है, किशन हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जो होता है ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ कृष्ण होता तो ये तत्सम हो जाता, ये यहाँ पे किशन है तो ये तद्भव हो गया। अगला है निम्नलिखित से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। जैसे यहाँ पे मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो गई, वह गया। तो इसमें वर्तमान पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्तमान समय का है। तो यदि देखा जाता है तो इसकी बात चलती है तो वहाँ पे कुछ शब्द जुड़े रहते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या हो जाते हैं, ये वर्तमान की। जैसे मानव पढ़ता है तो ये ता है, ती है, ते हैं, ये यहाँ पे वर्तमान काल का सूचक शब्द भी कहा जा सकता है। अगला है कि मेरे हाथ में लेखनी में वाक्य में कौन सा परसर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कि कर्म है, कि अपादान है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है। तो यहाँ पे कलम किसके हाथ, मेरे हाथ में। तो यहाँ पे मैं और पर की बात जब आती है तो वहाँ पे एक ही परसर्ग हो जाता है सही। कौन सा, तो अधिकरण यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान मतलब प्राप्त होता है, वहाँ हो जाएगा कि वहाँ पे पक्ष है, कि काल है, कि भूतकाल या फिर वाच्य है। कौन सा आंसर हो जाता है सही यहाँ पे। तो वहाँ पे जब समय का जो होता है ज्ञान तो वहाँ पे हो जाता है काल। अगला यहाँ पे है कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति मतलब करना है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द स्त्री जात से है, पुरुष से है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मानव जात, पुरुष या फिर संज्ञा सर्वनाम या फिर ये किससे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि इसमें पुरुष जाति है या स्त्री जात है, मतलब उसमें लिंग कौन सा हो जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कि अन्नास है या फिर चिल्का झील है या सब्जी है या फिर बुंदेली है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि जो ये अन्नास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि टिड्डी शब्द का यहाँ पे बहुवचन बताना है, क्या हो जाएगा। तो टिड्डी गण हो जाएगा, टिड्डी वर्ग या फिर टिड्डी दल या फिर टिड्डी जन क्या हो जाता है। तो जो टिड्डियों का जब साथ में एक झुंड चलता है तो उसको हम टिड्डी का दल कहते हैं। ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही बहुवचन बनाने के लिए गण, दल, वर्ग, जन, लोग, वृंद इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये यहाँ पे हो जाएगा कि दुष्कर है, कि दूभर है, कि कठिन है, कि असंभव है। तो जो काम करना कठिन होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द सटीक क्या हो सकता है। यहाँ पे हो जाता है कि जो काम कठिन हो वाक्यांश के लिए होता है वो बहुत ही दुष्कर है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। यहाँ पे हो जाएगा संयोग है कि विदेश है कि अत्यधिक है या फिर सुरेश है। कौन सा आंसर होता है सही, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सुरेश जो है ये उपसर्ग से जुड़ा, उपसर्ग इसमें जुड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि इसमें से कौन सी विपरीत शब्दों में उचित जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अज्ञ और विज्ञ है, अपाच और कुपाच है, शुक्ल और कृष्ण है, बर्बर और सभ्य है। तो जो यहाँ पे हो जाता है सही, तो यहाँ पे अपाच्य और कुपाच जो है ये सुपाच्य होता है, यहाँ पे कुपाच्य नहीं सुपाच्य होता है, अपाच्य ये यहाँ पे हो जाएगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है कि अस्तुल, अस्तुल है या फिर प्रकृत है या फिर निर्माण या फिर विध्वंस, कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है विध्वंस का जो हो जाता है, विध्वंस का तो नष्ट होता है, ध्वंस का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि अवगहन शब्द का समानार्थी शब्द किस दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाता है कि ये स्वागत करना है या फिर जाना है या आसान है या फिर छानबीन है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही, तो यहाँ पे हो जाएगा अवगहन का यहाँ पे आंसर जो है वो सही हो जाता है, इसका छानबीन करना, ये यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही भेद यहाँ पे बताना है, तो हो जाएगा कि गुड़, गुड़ और गुड़, जैसे गन्ने का रस, अंगूर का रस, श्रेष्ठता महानता या फिर एक मधुर खाद्य, निजी विशेषता, दिव्यता बहुलता, कौन सा यहाँ पे आंसर होता है सही, तो इसमें जो युग्मज दिया हुआ है, गुड़ का अर्थ होता है एक तो मधुर होता है और दूसरा होता है गन्ने से बना हुआ गुड़, तो एक यहाँ पे हो जाएगा ये मधुर और खाद्य निजता की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। अगला यहाँ पे है बालको गच्छतः का हिंदी में अनुवाद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि बालक जाते हैं कि कई बालक जाते हैं कि कुछ बालक जाते हैं कि दो बालक जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे कि दो बालक जाते हैं। यहाँ पे बालकों का प्रयोग हो गया, यहाँ पे गच्छता हो गया, इसलिए यहाँ पे दो बालक का प्रयोग आंसर सही हो जाएगा। दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा, यहाँ पे हो जाएगा छात्रों पढ़ता, छात्राः पठेत, छात्राः पठन्ति, छात्रों पठन्ति। तो कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, तो इसमें दिया गया है कि छात्रों, यहाँ पे दो छात्रों पढ़ते हैं तो हो जाएगा कि छात्रों पठता, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये मतलब कि उस रूप पे आधारित है जो परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। दो शब्द रूप से जो प्रश्न बनता है और उसके बाद जो धातु रूप है, जो धातुओं जो होती हैं उससे भी दो प्रश्न वहाँ पे बनता है। तो शब्द रूप और धातु रूप को भी अच्छे से पढ़ते रहें, उसको भी तैयार करते रहें। निम्नलिखित में कौन सी कृति दंडी द्वारा रचित है, यहाँ पे हो जाएगा 10 कुमार चरितम, रत्नावली, कर्पूर मंजरी या फिर कादम्बरी। तो 10 कुमार चरितम यहाँ पे दंडी की कृति हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कि ये यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। ये किसके अंतर्गत है, तो ये भानुदया जो संधि है ये दीर्घ जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत रखी गई है। दीर्घ संधि का सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो अकः सवर्णे दीर्घः इस जो है संधि का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा सही। शृणोति यहाँ पे श्रु धातु है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मतलब जो शृणोदि है यहाँ पे उस सूत्र का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि इस कौन सा यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भवादि गणस्थ है, क्रियादि गणस्थ है, स्वादि गणस्थ है या फिर तनादि गणस्थ, कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे श्रुआसी से श्रुतानुसार सु का आदेश हो जाता है, तो यहाँ पे श्रवादि गणस्थ यहाँ पे सूत्र जो हो जाता है ये यहाँ पे सही हो जाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में उपमा प्रसिद्ध है, किस उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे भारिव हैं, माघ हैं, या फिर दंडी हैं, या फिर कालिदास हैं। तो उपमा के लिए कालिदास यहाँ पे प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला है धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। तो यहाँ पे हम अभी बात कर ही रहे थे, अब यहाँ पे रूप भी देखिए आप कि किस प्रकार से इनको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे धेनु का धेनवे हो जाएगा, धेनवे हो जाएगा, धेनवे या फिर ए बी दोनों। कौन सा आंसर यहाँ पे होता है सही? ये यहाँ पे चतुर्थी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा धेनवे और धेनवे दोनों यहाँ पे कहा जाता है। तो ये यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि इदम शब्द का इमे रूप में इमे रूप नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में, स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय वचन में, नपुंसक लिंग प्रथम द्वितीया द्विवचन में, या पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि वसुधैव का विग्रह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। कौन सा यहाँ पे हो जाता है सही? तो वसुधैव जो है ये समानता ये यहाँ पे ए हो जाता है सही। तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, और आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, और इसमें ही गुण संधि का प्रयोग होता है। अगला यहाँ पे है नृत्य धातु है। तो ये कैसी धातु? यहाँ पे भवादिगण है, या फिर दिवादिगण है, या फिर क्रियादि है, या फिर चुरादि है। किस प्रकार के यहाँ पे गण है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे दिवादिगण यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि आसमुद्रम में समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, या फिर दिगु हो जाएगा। तो यहाँ पे आंड मर्याद इसका एक सूत्र है, ये संस्कृत में है। तो इस यहाँ पे है आंड मर्यादा भी विध्यो सूत्र के अंतर्गत इसका मतलब यहाँ पे प्रयोग अव्ययी भाव का हुआ है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जैसे हिंदी में रहता है कि जब कोई भी आगे उपसर्ग मतलब अव्यय लगा होता है तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे आ समुद्रम मतलब यहाँ पे आ जो है इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रियाद गण की धातु नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है सही? यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, क्री हो जाएगा, क्री हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। इसमें कौन सा मतलब कौन सा गण यहाँ पे क्रियाद गण की धातु यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्री जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ग्रह, क्री, ज्ञा ये जो है इसके अंतर्गत आती हैं, जबकि क्री जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि जो थोड़ा इसमें थोड़ा कठिन प्रश्न भी कुछ देखने को मिलता है। तो साथियों, कठिन प्रश्नों को देख करके घबराते नहीं हैं, क्योंकि जिसको एग्ज़ाम मतलब जैसे एक सीट अपनी बनानी है उसमें एग्ज़ाम में, तो हमको कठिनाइयों से लड़ना सीखना होगा, तभी जा कर के हम वहाँ पे एक सीट अपनी कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक में आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो प्रश्न, उसकी गहराई में आप जा कर के उसको देखने का प्रयास करें कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बस आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी वहीं से, आपकी पकड़ जो एक होती है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो संस्कृत के 2-4 प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिले होंगे जिससे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ ये थोड़ा कठिन है। ये कठिन नहीं है, ये समझ लीजिए बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आप जहाँ वहाँ पहुँचे और उसको आसानी से आपने पढ़ना शुरू किया, बस आपकी तैयारी समझ लीजिए एकदम बिल्कुल पक्की हो गई। तो अभी से डरिए नहीं, उसको एकदम बिल्कुल पढ़ के समझ लीजिए, उसको बिल्कुल पानी पानी कर दीजिए, बिल्कुल वहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।